अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। और आज हमारी को होस्ट बहुत मुस्कुरा रही थी। बड़ी मुश्किल से हंसी रोकना जो है वो मुश्किल हो जाता है कभी कभी, और एकदम ऑन एयर आ जाते हैं। मुश्तबा हमारे जो प्रोड्यूसर हैं वो एकदम ठक करके बोलते हैं ऑन एयर। ये आप बताएं, सारी चीजें आप बाद में करेंगे, सारी बातें। यार आप इतना मुस्कुरा क्यों नहीं? लगता है कि बड़ा खुश है माशाल्लाह से, कोई बड़े बिगड़े हुए मामलात जो हैं वो सुधर गए लगता है। नहीं बिलाल, मुस्कुराना जो है ना अच्छी बात है और सेहत के लिए भी अच्छा है, क्योंकि साइंसी तहकीक जो है ना उससे ये भी साबित होता है कि मुस्कुराने से दिल की धड़कन मतवाजन होती है और जो ब्लड प्रेशर है ना वो भी कम होता है। तो इसके अलावा मुस्कुराहट जो है जिसमें मौजूद स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करती है और जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है ना, जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है उसको बेहतर बनाती है। तो वैसे मुस्कुराना बहुत अच्छी बात है। एक मुस्कुराहट ना सिर्फ आपकी अपनी टेंशन को कम करती है बल्कि आसपास जो आपके लोग हैं ना उनके चेहरों को भी खुशी से बदल देती है, क्योंकि और ये हदीस भी है कि मुस्कुराना चाहिए। तो आई एम जस्ट प्रैक्टिसिंग। चलें, अच्छी बात है। अच्छा, अगर कोई आपको मुस्कुराते हुए देख रहा है तो आप शशो पंजमनी आ जाते हैं, ये देख के मुस्कुरा रहा है या मुस्कुरा के देख रहा है? बहरहाल मुस्कुराना चाहिए। मुस्कुराने से बहुत सारी बीमारियां जो है वो अंदर ही खत्म हो जाती हैं और आप रिलैक्स हो जाते हैं, दोस्ताना और जो है वो पूरा एतमाद और काबिल एतबार आप लगने लगते हैं। यू फील कॉन्फिडेंट, यू लुक कॉन्फिडेंट एंड यू बिहेव एक्चुअली कॉन्फिडेंट। अब होता है क्या है, जिससे समाजी ताल्लुकात होते हैं ना उसमें बेहतरी आती है। आपकी जो सोशल कनेक्टिविटी होती है वो ऑटोमेटिकली आपके जो स्माइलिंग फेस होता है ना उसके साथ साथ बढ़ जाती है। तो अगली बार जब दिल भारी लगे और एक हल्की सी मुस्कुराहट आजमाएं, क्या पता आपका दिन बदल जाए। और दिन के साथ साथ जो है वो कहते हैं कि क्या पता आपका दिल भी बदल जाए, जो अफसरदगी है वो खुद खत्म हो जाए। तो आप अच्छी प्रैक्टिस करिए, मुस्कुराती रहें और इसी तरह आगे जाती रहें इंशाल्लाह। और यही पैसेज आज सब लोगों के लिए कि मुस्कुराहट से अपने सुबह का आगाज करें। और अब हम स्विच करते हैं अपनी टॉप स्टोरीज की तरफ। और टॉप स्टोरीज में सबसे पहले जो खबर है वो बताते चलें कि दरियाए सतलज में 48 घंटे के दौरान इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब का खदशा है और PDMA पंजाब ने मुतल्लिका अजला के कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स वासा को अलर्ट जारी कर दिया है। बिल्कुल ऐसा ही है और ये एक बड़ा मसला है जिसके बाद हम इस पर ज़रा डिस्कशन करेंगे कि भारत की तरफ से जो पानी जो छोड़ा गया है, तो सतलज दरिया के अंदर भी सैलाबी कैफियत आ चुकी है और लाहौर, साहिवाल, भावलपुर, मुल्तान और DG खान के कमिश्नर्स को भी अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई है। अच्छा, DGP DMA जो है वो उनका ये भी कहना है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत के पेश नज़र तमाम तर इंतजाम जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो मुकम्मल कर लिए गए और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए वी डू हैव आवर रेस्क्यू टीम्स अलर्ट। और उनको जो है फिर मुख्तलिफ मुकामात पर तैनात भी करने की हिदायत की है। अच्छा, जो भारत ने पहली से पाकिस्तान को यह खदशा जाहिर किया था कि आपके यहाँ सैलाब आएगा, तो एक तरह से उसने अब वो जो टैक्टिक्स है ना आप उसकी ये देखें कि वैसे तो कोई बात नहीं थी जंग के बाद से, लेकिन उसने अगर पैगाम दिया भी तो क्या कि हम आपके यहाँ सैलाब आने का ज्यादा खदशा है। यानी कि ये इसने कोई गुडविल में नहीं किया बल्कि एक तरह से इसने इजहार किया है कि भाई हम पानी के जरिए भी जंग कर सकते हैं, हमारी ये जंग जो है ना वो रुकी नहीं है और ये पानी के जरिए भी जंग शुरू मुआहदे से हुई थी, पानी रोककर और पानी छोड़कर। तो वही बात है कि भारत अभी भी कोई ना कोई मौका अपना हाथ से जाने नहीं दे रहा और जैसे ही देख रहा है कि पाकिस्तान में यहाँ पर ये हालात खराब हो रहे हैं तो उसने मजीद जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए ये भी बता दिया कि मजीद भी सैलाब का खदशा है। तो खैर अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह। हमारे यहाँ देख रहा था दरिया सतलज की जो एक रेंज होती है वो उससे तजावुज कर चुका है, जो आपका फ्लो है वो बढ़ चुका है, जो एक लेवल होता है उससे ज़्यादा जो है वो रिजन हो चुका है मामला। अब देख रहे हैं कि इसको कैसे टेकअप किया जाता है। इंटरनेशनल सतह पर आप कह के थक जाएं, इंटरनेशनल कम्युनिटी भारत जो है वो उनका गोद लिया वो बच्चा है तो वो उसको कुछ कहते नजर नहीं आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें जो है ना वो ऑन रिकॉर्ड आती हैं कि किसकी बेज़ाब्तगी, सारे जो जिस तरह से तबाही हुई है इसमें कहीं ना कहीं भारत का भी हाथ है। उसकी वजह से भी मिसमैनेजमेंट हुई है जिसकी वजह से पानी का फ्लो बढ़ा है, सैलाबी सूरत। ठीक है, मौसमी तब्दीली है, वी डू एग्री विद दिस सिचुएशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, लेकिन बात यह है कि कहीं ना कहीं एक पड़ोसी जो कि दुश्मन ही है अगर मैं समझूं तो उसका भी किरदार इसके अंदर बहुत ज्यादा है। और उसने अब ये कि खामोशी से छुप के वार करने वाली चीज होती है ना, लेकिन उसको पता है कि हालात खराब है तो अच्छा मैं भी एक तड़का लगा दूं इसमें और ना बता दूं, वैसे ही तो सैलाब हम भेज ही रहे हैं लेकिन हम बता के भेजते हैं ताकि इससे पाकिस्तान को पता चले कि भाई हम अभी भी हालत जंग में हैं।
बिल्कुल ऐसा ही है। और खैबर पख्तूनख्वा की तरफ जरा सा रुख करते हैं। केपीके के जो सूरत हाल थी आपको पिछले एक हफ्ते से अपडेट कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जिले शांगला में सैलाब में जाँ बाग अफराद के वर्सा को 7 करोड़ 20 लाख रुपए मुआवजा अदा कर दिया गया है। जो ये कहा गया था ना कि मुआवजा दिया जाएगा, बढ़ा कर दिया जाएगा, तो ये वर्सा को जो रकम बताई जा रही है 7 करोड़ 20 लाख रुपए ये डिलीवर कर दिए गए। बिल्कुल। और डिप्टी कमिश्नर शांगला मोहम्मद फवाद ने बताया कि शांगला में 36 जाँ बहक अफराद के वर्सा को मुआवजे की अदायगी की गई है। 28 जख्मियों को 1 करोड़ 40 लाख रुपए, जबकि 3 दुकानदारों को फीकस 5 लाख रुपए मुआवजा भी अदा किया गया है। डिप्टी कमिश्नर शांगला के मुताबिक 20 मुकम्मल तबाह मकान के मालिकान को फीकस 10 लाख रुपए दिए गए, जबकि 220 जुज़वी मुतासरा घरों में से 12 को फीकस 3 लाख रुपए अदा कर दिए गए। अब तक 150 घरों का सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है, तो यानी कि कंपनसेशन अमाउंट जो है वो मुस्तहकीन तक के पहुंच रहा है। और जिनके नुकसान हुए, मकान टूटे, जख्मी हैं, जाँ बहक हुए, उन सब के लिए इमदाद दी जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अच्छा, एक बड़ी मजे की बात मैं आपको बताऊं। कल एक साहब का मैं ट्वीट पढ़ रहा था, उन्होंने बड़ी हैरान कुन बात सामने ला के रखी है कि जितनी मदद जमात इस्लामी या जितनी मदद जैसे हमने कल मरकजी मुस्लिम लीग को लिया था, केपीके के अंदर, गिलगित के अंदर ये लोग कर रहे हैं, अच्छा। उतनी मदद जो है वो केपीके हुकूमत भी नहीं कर रही है। अच्छा, इट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन फॉर केपीके गवर्नमेंट। और केपीके के अंदर जो फॉलोअर्स हैं, के गवर्नमेंट को तो एड दी गई है, हुकूमत की जानिब से भी एड प्रोवाइड की जा रही है, कंपनसेशन अमाउंट दी जा रही है, तो ये सब जो है उनको ज्यादा देखना चाहिए। लेकिन इट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन के केपीके की जो इस वक्त गवर्नमेंट है वो बहुत पीछे है दूसरे सूबों से और फलाई काम करने वाली एनजीओ से। मतलब आप सिर्फ बातें ही करते थे, वो बातें बड़ी अब निकल के सामने आ रही हैं। बहरहाल जरा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को भी शामिल कर लेते हैं, उनका भी किरदार है इस तमाम सूरत हाल में। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गजर में ग्लेशियर फटने की पेशगी इतला देकर 300 कीमती इंसानी जानें बचाने वाले हीरोज वसीयत खान अंसार और मोहम्मद खान से मुलाकात भी की है और उन्हें खराज तहसीन भी पेश किया। हाँ, ये तो बहुत ज़बरदस्त काम हुआ कि ये जो तीनों लोग हैं, उन्होंने जो गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला गजर है वहाँ पर ग्लेशियर फटने की पेशगी इतला दी है और इससे उन्होंने कितनी सारी जानें बचाई हैं। कम से कम 300 वहाँ पर जो लोग अफराद बसते होंगे उनकी जानें बचाई हैं। तो बेशक वो खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। और मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने तीनों अफराद को 24 करोड़ आवाम का हीरो करार देते हुए हर एक को 25 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया और शाबाशी का सर्टिफिकेट दिया। तो ये कितनी अच्छी बात है कि ना सिर्फ वहाँ पर लोग अलर्ट हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं, बल्कि उनको वज़ीर आज़म की जानिब से पजीराई भी मिल रही है और होनी चाहिए, ताकि ऐसे और लोग सामने आएँ और पहले से अलर्ट कर दें ताकि इससे इंसानी जान का ज़िया ना हो। अच्छा जी, वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि वसीयत खान अंसार और मोहम्मद खान ने फ़र्ज शनासी की आला मिसाल कायम करके खिदमत के जज्बे का इजहार भी किया है। आप जैसे लोग पूरी कौम के लिए मसीहा का किरदार और एक दर्जा रखते हैं और मुझ समेत पूरी कौम को आप पर फ़ख्र है। और वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है कि वो जल्द गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे और मुतासरा गाँव ताइदास को मॉडल विलेज बनाने के लिए इक़दाम भी करेंगे। तो अल्लाह करे कि ये जल्द से जल्द रिहैबिलिटेशन प्रोसेस भी मुकम्मल हो, क्योंकि जो सैलाब आया है उससे खैबर पख्तूनख्वा में टूरिज़्म को जितना नुकसान पहुंचा है और साथ ही जो मकान टूटे हैं, मतलब समझे कि सब कुछ वहाँ पर तबाह हो गया होगा, तो एक दोबारा से उसको रिवाइव करना, रिहैबिलिटेट करना, ये एक बहुत अहम इशू है जिसको अगर वज़ीर आज़म ने टेकअप किया है तो इंशाल्लाह फिर हम दोबारा भी जा सकेंगे। और आजकल गंडापुर साहब कहाँ गायब, उनकी भी कुछ सुनाएं आप, खैर खबर है कोई? उनके बारे में आपको बताएं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सैलाब मुतासिरीन को मुआवजों की अदायगी के लिए 6 दिन की डेडलाइन दे दी है। मतलब अभी तक ये वो डेडलाइन ही रखी हुई है उन्होंने। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत जो वीडियो लिंक इजलास हुआ उसमें सैलाब मुतासिरीन को मुआवजों की अदायगियों पर अब तक के पेशरफ्त का ज़िलावार जायज़ा जो लिया गया है, उसमें वज़ीर आला ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की कि मुआवजों की अदायगियों का अमल तेज़ किया जाए और आने वाले इतवार तक हर मुतासरा खानदान को अदायगी यकीनी बनाई जाए। बिल्कुल। और कुछ ऐड कर लेते हैं मजीद, उन्होंने जो कहा वो भी आपको बता देते हैं कि जिन मुतासरीन के बैंक अकाउंट्स नहीं हैं उनके लिए मुतबादिल तरीक़ेकार जो है वो वाज़े किया जाए। जबकि अली अमीन गंडापुर की अगर बात कर लें तो उन्होंने महकमा सेहत को ज़ख्मियों की तस्दीक के अमल को तेज़ करने और मज़ीद मेडिकल टीम्स तैनात करने की हिदायत भी दी है। अच्छा, इस कदर बुरी जो है वो कुदरती आफत KPK के अंदर, गिलगित के अंदर आई है। अब आप ये फुटेज ज़रा देखें, अगर
चलाएं जरा हमारे प्रोड्यूसर। इस कदर एक तो होता है ना कि सिर्फ पानी खड़ा हो जाना, एक तो है पानी के रेले आते हैं और पूरी जो बस्ती है, पूरे पूरे गांव हैं वो बहा के ले जाते हैं, पूरे पूरे पहाड़ों को फटते हुए देखा। इस सिचुएशन के अंदर ये अंदाज़ा लगाना, कल भी हमने आपको बताया था मरकजी मुस्लिम लीग हमारे साथ थी कि ये अंदाज़ा अभी तक लगाया नहीं जा पा रहा है कि कितने लोग जाँ बाक हुए हैं, कितने जो है वो उसके अंदर ज़ख्मी और कितने जो है वो सामान और जानी नुकसान से ज़्यादा जो माली नुकसान है वो कितना हुआ है, तखमीना लगाना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। अब इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम ये देख रहे हैं कि जो मेडिकल टीम्स है ना, उनसे खैर गंडापुर साहब ने रिक्वेस्ट किया था कि गंडापुर साहब से मेरे कोई ज़ाती इख्तलाफात नहीं है, अच्छे बंदे हैं, मुंह देने वाले बंदे हैं, काम करने वाले बंदे, वोकल हैं, आवाज़ उनकी जाती है तो पूरे पहाड़ों में गूंज जाती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त आप सियासी पॉइंट स्कोरिंग को छोड़कर ना, अपने उस लीडर को छोड़कर के जिसकी वजह से आप सारी फोकस जो है वो जेल अडियाला पे रखते हैं और आधी फोकस आपका जो है ना वो सिर्फ हुकूमत के अंदर होता है और ज़रा सा फोकस आपका होता है वहाँ पर जहाँ पर आपको असल फोकस करना है। तो इन चीज़ों को अगर आप छोड़ दें तो शायद आप बहुत बेहतरी की तरफ और बहुत बेहतर वजीर आला बन सकते हैं, कंपटीशन कर सकते हैं, खासतौर पर मुराद अली शाह साहब से तो बिल्कुल कर सकते हैं आप। बहरहाल जो वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने आबी गुज़रगाहों पर कायम तबाहशुदा घरों का डाटा इकट्ठा करने, मुतासरीन से महफूज मुकाम पर घरों की तामीर के लिए बातचीत शुरू करने और सैलाबी रेले से मुतासरा घरों की सफाई के लिए फ़ी घराना 1 लाख रुपए देने के इक़दामात की हिदायत की है और साथ ही PTMA के लिए 5 अरब रुपए फौरी जारी करने का ऐलान किया गया है। तो अभी तक सिर्फ ऐलान और हिदायत ही की जा रही है। असल ये है कि अब तक के इस पर इम्प्लीमेंट हो चुका होना चाहिए और अब तक के मतलब वहाँ पर जो इनकी टीम्स हैं उनको ऑलरेडी ये काम करने के लिए एलोकेट कर देना चाहिए था। तो ये देखना है कि अब इसमें मजीद कितना टाइम लगेगा और इमदाद जो है वक्त पर पहुँच जाए तो वही ज़्यादा बेहतर। और अब बात करते हैं लेडी चीफ मिनिस्टर यानी कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की, जिन्होंने सैलाबी रेले की आमद के पेश नज़र प्रिकॉशनरी मेयर्स को मलूज़ खातिर रखते हुए आबादी का बर वक्त इनखला यानी कि एवैक्यूएट करने के लिए उन्होंने यकीनी तौर पर यह हुक्म सादिर कर दिया है कि आपने जानी नुकसान से बचाव के लिए तमाम तरह मैसर वसाइल मुहैया करने की हिदायत की है और ये भी कहा है कि जितना बेहतरीन तरीके से आप रेस्क्यू कर सकते हैं पहले से ही, मतलब प्रिकॉशनरी रेस्क्यू है ये ऐसा रेस्क्यू नहीं है कि सैलाब आ गया है वहां से रेस्क्यू करके आ रहे हैं। आप उनको पहले इवैक्यूएट करें, उन गाँव जो गाँव मौजूद है जिसके अंदर बड़ी तादाद में लोग रहते हैं उनको खाली कराने का अमल शुरू करा दिया गया है। बिल्कुल। और वज़ीर आला ने दरियाओं नदी नालों के इर्द गिर्द आबादी को महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने की हिदायत करते हुए देहाती इलाकों से माल मवेशियों की बर वक्त मुंतकिली के इक़दामात का भी हुक्म दिया है और मरियम नवाज का सतलंज और दीगर दरियाओं की तुग़यानी की सूरत हाल की मॉनिटरिंग की भी हिदायत उन्होंने की है। तो मेरे ख्याल में ये सब जो पेश की इन्होंने हिदायत कर दी है तो उस पर अमल दरामद यकीनी हो जाएगा। बिल्कुल। और ये भी कहा है कि कुछ ऐड कर देता हूँ मैं आपको बताता हूँ कि सैलाब मुतासरा इलाकों के अंदर सांप काटने की वैक्सीन मुहैया करने के इकदाम किए जाएं। ये कितनी ज़बरदस्त बात की है। ये कुछ डीप पॉइंट्स हैं जहाँ पर सैलाब आते हैं वहाँ पर बहते हुए ये जो जंगली हयातियात होते हैं तो इनकी आमद और रफ्त भी वहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाती है और सांप काटने के वाक़यात बड़े रिपोर्ट होते हैं। उस वक्त वैक्सीन मौजूद नहीं होती, उस वक्त तो अपने ही हाल नहीं पता होता वैक्सीन कहाँ से लेकर आएंगे। लेकिन अगर पहले से वैक्सीन मुहैया होगी तो जो इस तरह के वाक़यात होंगे उनको भी बजाय इसके कि आवाम चीखे चिल्लाएं कि भाई हुकूमत कहाँ है, उन्होंने पहले ही ये इक़दाम कर दिया है। तो ये बहुत अच्छा है कि वज़ीर आला मरियम नवाज ने कसूर, पाकपतन, तौंसा और दीगर इलाकों में इंतज़ामिया और रेस्क्यू को हमा वक्त मुस्तैद रहने का हुक्म दिया है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि पहले से पेश की इक़दामात की हिदायत कर दी गई है। बिल्कुल। अच्छा, मरीम नवाज साहिबा कुछ ज़्यादा एक्टिव नज़र आती हैं एज़ कम्पेयर टू इफ़ आई रेट 3 or 4 CMs इन पाकिस्तान तो पहले नंबर पे मुझे मरीम नवाज साहिबा काफ़ी एक्टिव नज़र आती हैं और सेकंड नंबर के ऊपर मुझे अगर कोई नज़र आता है तो वो मुराद अली शाह साहब हैं और थर्ड नंबर के ऊपर मुझे कुछ बेहतरी की तरफ नज़र आते हैं बुगटी सरफराज बुगटी साहब। चौथे नंबर पे मुझे गंडापुर साहब नज़र आते हैं। क्यों? क्योंकि चीफ मिनिस्टर होता है चीफ एग्जेक्टिव। चीफ एग्जेक्टिव का काम होता है पूरा सूबा आपके मातहत होता है, पूरे सूबे को आप मॉनिटर कर सकते हैं, रूल कर सकते हैं, पूरे सूबे की आप गवर्नेंस को संभाल सकते हैं। एक ब्यूरोक्रेट से लेकर एक चीफ सेक्रेटरी जो कि सबसे बड़ा ओहदा होता है सीएमशिप के बाद,
चीफ सेक्रेटरी आता है जो कि पूरी ब्यूरोक्रेसी को संभालता है, सीएम पूरी हायरार्की पॉलिटिक्स को और पूरी कैबिनेट को संभालता है। ये दो लोग बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, सीएम और चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी भी अंडर आ जाता है सीएम के। तो आप जब इतने सारी पावर्स रखते हैं ना, तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं। बिल्कुल, अगर करना आपके पास एक फंड होता है जो आप जनरेट करते हैं 18वीं तरमीम के बाद, प्रोविंशियल सोवरेनिटी कहलाती है ये, खुद मुख्तारी, सूबाई खुद मुख्तारी, जो कि 18वीं तरमीम के बाद आती है। अगर आप उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, उसको एब्जॉर्ब करना चाहते हैं अपने अंदर, तो आप बहुत सारे काम कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। ये बड़ा पैगाम है केपीके की गवर्नमेंट के लिए। हाँ बिल्कुल, बात आपके विलिंग होने की है, तो सब काम हो सकता है इंशाल्लाह। आगे बढ़े, आपको बताएं कुछ बैनुल अक़वामी खबरें शामिल करते हुए कि ग्रेटर इसराइल मंसूबा नाकाबिल कबूल और अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान ग्रेटर इसराइल मंसूबे को सख्ती से मुस्तरद करता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का OIC इजलास से खिताब, तो ये बहुत ज़बरदस्त बात की है। उन्होंने डायरेक्ट हिट किया है इसराइल को कि भाई जो आपकी एक्सपेंशन पॉलिसी है ना, हम उसको जानते हैं, जो भी आप फितने फसाद कर रहे हैं उसके पीछे आपका क्या मोटिव है, यही है ग्रेटर इसराइल, सारी दुनिया को पता है। लेकिन ये कि आप कभी हमास के ऊपर रखकर जंग शुरू कर देते हैं, कभी कोई और आपकी रीज़न देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे जो नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार हैं, उन्होंने ये बड़े क्लियर मौक़िफ़ इख्तियार किया और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने ये बात कन्वे कर दी है। लेकिन ये बात वाज़ेह हो गई कि पाकिस्तान फ़लस्तीनियों की हिमायत जारी रखेगा। गजा में मासूम फ़लस्तीनियों का खून बहाया जा रहा है। इजराइल की आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। 2 साल से फ़लस्तीनियों को बर्बरियत का निशाना भी बनाया जा रहा है। इट्स बीन 2 years। पूरी दुनिया में आवाज़ उठाई जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के हर प्लेटफॉर्म के ऊपर, चाहे वो ह्यूमन राइट्स काउंसिल हो, चाहे वो आपके दीगर जो वॉर को रोकने के लिए अवामिल होते हैं, वो जो डिपार्टमेंट्स वो हों, हर जगह आवाज़ उठाई जा रही है। लेकिन समझ में ये नहीं आता कि आज पूरी दुनिया को क्या ये बर्बरियत, क्या ये जुल्म और ये क्या ये जो मजालिम है जो ढाए जा रहे हैं, ये क्या नजर नहीं आते इसराइल की जानिब से? बिल्कुल, इसराइल का गजा में मुकम्मल फौजी कंट्रोल का मंसूबा है, जो कि सारी दुनिया जानती है, और फ़लस्तीन में शदीद कहत की सूरत हाल है। और ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है कि फ़लस्तीन में इन्होंने कहत की जो सूरत हाल की हुई है, सारी दुनिया देख रही है, इमदाद पहुंचाने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन वहाँ पर इमदाद नहीं पहुंच रही और वो कहत की सूरत हाल है। ये सबसे वर्स्ट थिंग है जो इसराइल कर सकता है मुसलमानों पर, मतलब फ़लस्तीन पर, और आलमी बरादरी फ़ौरी मुस्तकिल और गैर मशरू जंगबंदी के लिए इक़दामात करे। लेकिन ये सिर्फ बातें ही रह जाती हैं। आलमी बरादरी बस सब अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को लेकर बैठे हुए हैं और मुसलमान फ़लस्तीन में पेश रहे हैं और हम सब सिर्फ तमाशा देख रहे हैं, और कोई गैर मशरूत जंगबंदी की बात के इक़दामात नहीं होते हुए नज़र आ रहे, जैसा कि बस कहा जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही था। दूसरी तरफ ये भी बात सामने आई थी कि जो जंगबंदी की बातें की जा रही थी कि सीज़ फायर कर दिया जाएगा या सीज़ फायर हो जाएगा, अभी तक उस वक्त भी हमने ये बैठकर बात की थी कि ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। और क्योंकि हमेशा अगर खिलाफ वर्जी किसी ने की है तो वो खिलाफ वर्जी सबसे पहले इसराइल करता है, और इसराइल के जो हिमायत याफ्ता ममालिक हैं वो उसको और शह देते हैं। बहरहाल एक बड़ा सानहा हुआ है इस पाकिस्तान के अंदर, और एक दिन याद किया जाता है जिस वक्त फ़ौजी तनसीबात को, सरकारी इमलाक को बड़ा नुकसान पहुँचाया गया था। ये दिन कहलाता है 9 मई। 9 मई को मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के केस में उमर अयूब, शिबली फराज और सरताज गुल समेत 59 नामजद मुल्ज़िमान को 10-10 साल कैद की सजाएं सुना दी गई। अच्छा, राना सनाउल्लाह का घर भी नहीं बचा, उस पर भी हमला किया। और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के केस का फैसला सुना दिया, और अदालत ने 16 मुल्ज़िमान को 3-3 साल कैद की सजाएं सुनाई, जबकि 34 मुल्ज़िमान को बरी कर दिया। अच्छा, इससे ये एक एग्जाम्पल सेट हुई है कि एहतजाज के वक्त ना कोई भी तोड़ फोड़ नहीं करेगा। अब जो है ना, अवाम चाहे किसी भी लेवल पे एहतजाज हो रहा हो, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल हो, सोशल लेवल हो, लेकिन इन सज़ाओं से ये सबक मिलता है लोगों को कि अब वो कहीं भी अपना जो है ना, जो फ्रस्ट्रेशन है ना, वो इमलाक पर, चीज़ों पर, अगर तोड़ना है तो अपना घर तोड़ लो, अपनी गाड़ी जला लो, वो उसकी इजाजत है। किसी और की इमलाक चीज आपने जलाई, 10-15 साल तो आपने अंदर गुजारना, मतलब किस किस के नाम आपने जो है वो कोट किए, जरा सा हम दोबारा आपको बता देते हैं, क्योंकि ये बड़ा पीटीआई के जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए बड़ा जरूरी है। उमर अयूब साहब चले गए 10 साल के लिए, शिबली फराज साहब ये भी चले गए 10 साल के लिए, सरताज गुल साहिबा जो कि महकमा वो वजीर मौसमियात थी जो हाल बताती थी मौसम का, उनको भी 10-10 साल की कैद की सजाएं सुना दी गई हैं।
बहरहाल एंटी टेररिज्म कोर्ट अदालत फैसलाबाद ने राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के केस का फैसला ऑब्वियसली अनाउंस कर दिया है। अदालत ने 16 मुलजिमान को 3-3 साल कैद की सजाएं जबकि तकरीबन 34 मुलजिमान को बरी कर दिया है। अच्छा, ये बरी करने वाला भी जो केस है ना, इसके ऊपर भी बड़ी जैन कुरैशी की और फवाद चौधरी की नाम बड़े सामने आ रहे हैं कि आई थिंक दे आर अ पार्ट ऑफ अ डील। लेकिन देखिए, जिसकी फुटेज मिली है वो तो रगड़े में आया है, जिसकी नहीं मिली है वो बच सकता है और वो बच गया है। ऐसा नहीं है कि उसको छूट नहीं मिली है, बच तो गया है वो आपके सामने। बिल्कुल। और इंसदाद दहशतगर्दी की जानिब से 109 मुलजमान में से मजमूई तौर पर 75 मुलजमान को सजाएं सुनाई गई हैं। और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद के जज जावेद इकबाल ने महफूज फैसला सुनाया। आपको बताएं कि फैसलाबाद में जो 9 मई को जलाओ घिराव और तोड़फोड़ के मुकदमात में 4 मुकदमा दर्ज हुए थे और उनमें से 3 के फैसले पहले सुना दिए गए थे और चौथा मुकदमा राना सनाउल्लाह के घर पर हमले और तोड़फोड़ का समनाबाद थाने में दर्ज हुआ था, जिसमें पीटीआई की मरकजी क़यादत समेत 109 अफराद को नामजद किया था और इसका फैसला अब सुना दिया गया है। मतलब मुझे हैरत होती है इस बात पर कि आपने एक ऐसे शख्स की पैरवी की जिसने एक दफ़ा, मुझे याद है, लेट मी कन्फेस दिस, कि आप धरने के अंदर खड़े हुए हैं और आप धरना दे रहे हैं इस्लामाबाद के मुकाम पर और आप एक बिजली का बिल जो है वो फाड़ते हैं और आप कहते हैं सिविल राइट्स नाफरमानी, आप कहते हैं कि किसी को बिल भरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर आप पीटीवी पाकिस्तान टेलीविज़न के ऑफिस जाते हैं, रेडियो और पाकिस्तान टेलीविज़न का ऑफिस, उसमें जलाओ गिराओ और तोड़ फोड़ करते हैं। फिर आप रेड जोन के अंदर घुसते हैं और फिर वहाँ पर जो तमाशा आप लगाते हैं और 3.5 महीने 4 महीने तक आपने इस्लामाबाद को वो गंदा किया, वो वहाँ पर कचरा कुंडी बना दी उसको, और वो वहाँ पर आपने रात को नाइट पार्टी डीजे सिस्टम बनाया, उस कौम की आपने ग्रूमिंग की। फिर उसके बाद आप आ जाते हैं 9 मई पर। 9 मई को आपने, मैं कहता हूँ कि जानबूझकर, मतलब इस बात के प्रूफ्स मिल रहे हैं, सजाएं हो रही हैं, तो इट मींस इट हैज़ बीन प्रूव्ड ना, आपने जानबूझकर मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाने के लिए एक एजेंडा धरा, उसके ऊपर बातचीत की, फिर आपने अमरीकी साजिश, एक लेटर लहराया, फिर उसके बाद अमरीकी साजिश ख़त्म हो गई, फिर आप आ गए एक शख्स के नाम के साथ डॉक्ट्राइन लगाकर जो है वो आपने कहा कि ये इसकी साजिश है, जबकि आपकी अपनी साजिश थी। आपने किसको सीट से हटाया, किसको लाने की कोशिश की, वो सारे फांडा फूट गया, उसके बाद आप सीट से उतर गए। तो ये जो अवाम है ना, मुझे लगता है कि इसकी आंखों पर वो पर्दा है ना, वो हटने का नाम अभी नहीं ले रहा है। जब आप इन्हीं के रास्ते पर चलते हुए जब आपको भी सजाएं होना शुरू हो जाएंगे, फिर ये आपके पीछे नहीं आएंगे। सबसे पहले तो बिलाल, जो आपने सबसे पहली बात जो की कि बिल फाड़ देना, जब आप ये देखेंगे कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये सब बातें जो है ना सिर्फ एक स्टंट तो क्रिएट कर सकती हैं, लेकिन आप अगर एक अच्छे सिटीजन, सिविक सेंस रखने वाले एक अच्छे सिटीजन की बात करें तो वो आप जो है ना कभी भी इस तरह की कोई हरकत नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपको पता है इसमें आप ही का नुकसान है, बिजली आप ही की कटेगी और कोई भी बगैर बिजली के नहीं रह सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी ज़रा सा बात कर लेते हैं एक ऐसे सिस्टम के हवाले से जिससे बड़े लोगों को फ़ायदा हो रहा है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जिसके तहत डिजिटल वॉलेट का क़याम अहम पेश। ये डिजिटल वॉलेट का जो क़याम है ना, इसकी जो पेशरफ्त हुई है, ये एक तरह से कैशलेस इकोनॉमी की से ना करप्शन का खात्मा करने के लिए की गई है। अच्छा, वो जो पिछले चीज़ें थी वो सारी खत्म हो जाएंगी। जी, तो इस्लामाबाद में जो BISP के तहत डिजिटल वॉलेट्स के क़याम और मुफ्त मोबाइल सिम्स फराहमी के इजरा की तकरीब हुई थी, तो उससे खिताब करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि आज के दौर की ये अहम ज़रूरत है कि हम पूरी मईशत को जितनी जल्दी कैशलेस इकोनॉमी की तरफ लेके जाएंगे, उससे ना सिर्फ वक्त की बचत होगी बल्कि काम में तेज़ी आएगी और करप्शन का भी खात्मा होगा। तो ये बहुत अच्छा है कि कैशलेस इकोनॉमी की बुनियाद रखी जा रही है, डिजिटल वॉलेट्स का क़याम अमल में लाया जा रहा है। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि जो है वो ये भी बात सामने आई कि उन्होंने कहा कि BISP बेनज़ीर भुट्टो शहीद के विजन का ये आकाश करता है और ये अक्कासी है इसकी। मोहतरमा की रूह को मजीद आज तक़वियत भी मिलेगी। ठीक है, ये स्टार्ट किया गया था बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, बड़े ख़वातीन को इससे फ़ायदा हुआ है। और मुझे याद है कि पिछले साल कराची के अंदर भी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर हमारी एक बड़ी अच्छी जो है वो कोलीग हैं और दोस्त हैं और पॉलिटिशियन है, वो बेसिकली पीपल्स पार्टी की उज़मा कामरान साहिबा, तो वो तमाम चीज़ों को ये टेकअप कर रही थी और ख़वातीन को बाकायदा खुद बुला फिर जो है वो जो इस की मैं समझता हूँ ना कि असल हकदार थी, उनको बुलाकर ये भर्तियाँ करवा रही थी। दैट्स अ गुड थिंग।
और अमरीकी सदर की अब बात कर लेते हैं। उन्होंने व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू की है और पाक भारत जंग का फिर से उन्होंने तस्करा किया है। वो नहीं भूलते ना, वीडियो वायरल हुई वो अपनी इस कामयाबी पर भी बहुत खुश हैं और जाहिर है एक जो बहुत बड़ी जंग छिड़ने जा रही थी उसके बहुत बड़ी जो तबाही का पेशखेमा होती उसकी हमेशा ये जिक्र करना नहीं भूलते। और इस जंग में उन्होंने कहा था कि 7 तैयारे गिरे थे। मतलब ये भारत को मुस्तकिल ना कोई अजियत दिए जा रहे हैं, क्योंकि भारत के लिए तो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि 6 तैयारे भी गिरे थे। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, मतलब वो बता रहे हैं हकीकत के 7 तैयारे गिरे थे। भाई आप 6 की बात भी नहीं मान रहे, हम 7 तैयारे की बात कर रहे हैं। और जौहरी जंग भी शुरू हो सकती थी, इसका भी ज़ाहिर खदशा था कि 2 एटॉमिक पावर्स के दरमियान ये जंग थी तो जौहरी जंग में बदल सकती थी। तो सदर ट्रंप ने इस मौके पर कहा कि मैंने मुदाखलत की और तिजारत के बदले पाक भारत जंग रुकवाई। तो ये बिल्कुल इसका सहरा इनके सर ज़रूर जाता है और इनको ये क्रेडिट भी लेना चाहिए और भारत को बार बार बताना चाहिए कि हाँ हमने जंग रुकवाई और ये 6 नहीं बल्कि 7 तैयारे गिरे। बिल्कुल ये साफ कह दिया कि अगर तुम लोग लड़ते रहोगे तो मैं तिजारत जो है वो नहीं होने दूंगा और तिजारत नहीं करूंगा आप लोगों के साथ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फखरी अंदाज में कहा कि मैं दुनिया भर में 7 जंगें रुकवा चुका हूं, जिसमें से पाक भारत जंग भी शामिल है। गजा में अस्पताल पर इजरायली बमबारी में 5 सहाफियों के जाबाक होने पर सदर ट्रंप ने कहा कि गजा में अस्पताल पर इजरायली बमबारी के बारे में मुझे कोई इल्म नहीं, अलबत्ता अब गजा में जंगबंदी होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आके आप जो है ना बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं। इसराइल की जहाँ बात करें तो अमेरिका तो बिल्कुल उसकी मुखालफत नहीं करता बल्कि उसी के साथ साथ है। तो जब गजा की जंग की बात की सहाफी ने तो उन्होंने एकदम से आंखें फेर ली कि भाई मुझे तो कुछ नहीं पता क्या हुआ। लेकिन ये कि आगे के लिए उन्होंने कहा है कि ये मंजर मैं दोबारा नहीं देखना चाहता और अमन की तरफ जाना चाहता हूं। तो एक बस इन्होंने फॉर्मेलिटी पूरी कर दी उस क्वेश्चन की, लेकिन जो बेसिक और असल जंग जो इनको रुकवानी चाहिए और बहुत पहले ही ये जंग रुकवा देनी चाहिए थी वो गजा की थी। लेकिन इसराइल पे मेरे ख्याल में उनका कोई कंट्रोल नहीं है और या फिर कुछ इस तरह की इनके बातें हैं कि वो इसराइल की किसी चीज़ को नो नहीं कह सकते। बहरहाल बॉडी बिल्डिंग की ज़रा बात कर लेते हैं। फिटनेस से हमारा एक मेरे खास करीबी ताल्लुक है, लेकिन थाईलैंड की अगर बात करें तो थाईलैंड के अंदर होने वाली 57वीं एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले कौमी तनसाज हीरोज वतन वापस पहुंच चुके हैं। कराची एयरपोर्ट पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। तो एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के सदर और साबिक नायब नाजिम कराची तारिक हसन की क़यादत में इनका पुरतपाक इस्तक़बाल हुआ है और जो ये बॉडी बिल्डर्स थे तनसाज उनको गुलदस्ते भी पेश किए और कौमी परचम लहराए गए। क्योंकि पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने चैंपियनशिप में शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए 5 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। ये बहुत जबरदस्त है। गोल्ड मेडल जीतने वालों में मोहम्मद शकील, फरासत अली, एजाज अहमद, फैजान गुल और बिलाल अहमद भी शामिल हैं। बिलाल आप भी आ गए। जिन्होंने मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर फतह हासिल की है। खैर हमारे पास बड़े अच्छे बॉडी बिल्डर्स हैं, बड़े अच्छे फिटनेस ट्रेनर्स हैं, बड़े अच्छे लोग ऐसे हैं जो अगर उनको हुकूमती सपोर्ट हासिल हो, उनकी डाइट प्लान, उनको स्पॉन्सरशिप, तो वो बहुत अच्छे अच्छे मेडल्स और चैंपियनशिप जीत कर आ सकते हैं। ये बेसिकली ऐसा जो है वो पॉसिबल है। बस कल भी हमने आपको कहा था और आज भी ये कहेंगे कि स्पोर्ट्स को अगर आप हुकूमती सपोर्ट के अंदर ले आए ना तो ये स्पोर्ट हमें मेडल्स और नाम ऊंचा कराने में बहुत मदद साबित कर सकता है। बिल्कुल। और अब हम आपसे कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ शेयर करें, क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ सियासी मंजरनामे से खबरें सुनी है, तो अब थोड़ा सा जो है ना अपने आप को आप अवेयर करें। थोड़ी सी इंटरेस्टिंग न्यूज़ की तरफ लेके मैं आपको जाती हूँ और आज हम आपको लेकर चलते हैं एक कुरकुरे के सफ़र पर। बिलाल आप पूछेंगे कि कुरकुरे क्या है, तो हम बात करें उन चिप्स की जिन्हें आप चाय के साथ, फिल्म देखते हुए या बस यूं ही बोरियत में भी बड़े शौक से खाते हैं, क्योंकि इनका टेस्ट इतना मज़े का होता है ना इन कुरकुरों का कि आपको ना वो एडिक्शन सी हो जाती है। लेकिन आप क्या जानते हैं कि ये जो चिप्स है उसकी इजाद एक नाराज़ गाहक की बदौलत हुई। यानी ये किस्सा है 1853 का न्यूयॉर्क के एक ऐसे रेस्टोरेंट का जहाँ कैरोलिस वेंडर बुलेट नामी एक साहब थे जिन्होंने तले हुए आलू मंगवाए, लेकिन ये कहकर वापस कर दिए कि ये तो बहुत मोटे हैं। इस वक्त के मशहूर जो शेफ़ जॉर्ज करम थे, जिन्हें अमेरिका का पहला मारूफ शेफ़ भी कहा जाता है, इस बात पर वो काफ़ी झुंझला गए और उन्होंने आलूओं को बहुत बारीक काट कर तेज़ आंच पर इतना तला कि वो खस्ता और कुरकुरे हो गए और गुस्से में खूब नमक भी छिड़क दिया।
मकसद तो ये था कि ग्राहक को मजीद गुस्सा आए, लेकिन उल्टा हुआ यूं कि वैंडरबिल्ट को वो चिप्स इतने पसंद आ गए कि वो बार बार वही मंगवाने लगे। और कहते हैं कि इस ईजाद में शेफ जॉर्ज की बहन केट का भी हाथ है। और इसके बाद शेफ जॉर्ज ने अपना रेस्टोरेंट खोला जहां यही कुरकुरे आलू सबसे ज्यादा मशहूर हो गए। वाह क्या बात है। वक्त गुजरता गया और आज चिप्स दुनिया भर में हर उम्र के अफराद का पसंदीदा स्नैक बन चुके हैं। तो अगली बार जब आप चिप्स खा रहे हो तो याद रखें कि ये सिर्फ नमक और आलू का मजा नहीं है, बल्कि एक शेफ की जिद और उस ग्राहक की शिकायत और एक इत्तेफाकी इजाद की क्रंच भी है। तो ये तो हमने आपको कुरकुरे की स्टोरी बताई और इसके पीछे क्या अवामिल थे जिसकी वजह से ये कुरकुरे जो है वजूद में आए। तो यकीनन अब आप खाएंगे तो उसको जब आपने जिक्र कर दिया तो ब्रेक में मंगवा भी लें, वो भी खा लेते हैं क्योंकि ब्रेक से वापस आएंगे तो बारिश की पेशगोई है तो कल के रोज उस पर भी जरा सा एक स्टार्ट करेंगे और कुछ कुरकुरे भी मंगवा लेते हैं। प्रोड्यूसर साहब मंगवा रहे हैं, थैंक यू सो वेरी मच। और एक छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं तो दोनों चीज आपके सामने रखेंगे। स्टे विद अस।